जिस विधानसभा से मैं आती हूँ या जहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, लोग ये कहते हैं ये तो माणी वाली मीणा है कोई नहीं है। मतलब मेरे लिए गुमराह करना लोगों को, तो वो ये कहते हैं कि या तो अति सुंदर है, आप ही तो काला पीला हान, और कहे कि या तो अति सुंदर अटे कटे कटे मीणा है, या तो जयपुर साइड री मीणा है। जबकि ये कहना बहुत गलत होता है। आप उनको ये सिखाइए ना कि जैसी जया मीणा है वैसे ही आप लोगों को बनना है। अभी इस इलेक्शन में मुझे जिला मंत्री बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि मुझसे डर था। मैं इलेक्शन लड़ती तो हार जाते इलेक्शन। हाँ, हकीकत है, मुझे पद दिया गया। अभी वापस से लिस्ट चल रही है कि जिसमें मेरा नाम बोल रहे कि नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे पद इसलिए दिया गया कि भाई जया तुम चुनाव मत लड़ो, अपन चुनाव हार जाएंगे। तो ये कहा गया था मुझे, किसने सिफारिश की बताओ? मतलब दया के ऊपर किसी ने नहीं की दया? नहीं, अरे दया, मेरे को दया की जरूरत ही नहीं है। मैं लोगों की सेवा करने आई हूँ, मेरा मन है और मैं बिल्कुल लोगों की सेवा करती हूँ। भाजपा चीजों को मैनेज करने में ज्यादा विश्वास रखती है? हाँ, मुझे तो मैनेज ही किया गया था। इतनी सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए इतना सारा बजट आता है, तो वो क्यों नहीं सलूंबर तक पहुंचता? हाँ, किस्मत। आप देखिए कि टिकट में नाम किसका चल रहा था और शांता देवी जी बन गई, तो इसको किस्मत ही कहते हैं। बाप पार्टी की लहर, क्या यह भाजपा के सेफ जोन के अंत की शुरुआत है? देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आने वाले समय में मतलब देखो, हर किसी का जो जितनी जल्दी से जाता है वो उतनी जल्दी से वापस भी आता है। ऐसा क्यों? तो फिर भाजपा भी जितनी जल्दी जा रही उतनी जल्दी जाएगी। हम तो मेहनत से आगे बढ़े, तो वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत एक अलग चीज हो जाती है। आप किसी आज हमारे युवाओं को गुमराह करके अगर आप कोई सीट ला रहे हो, आप कह रहे हो कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, तो ये बात कहाँ से आ जाएगी? माँ तो सुबह, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मैं सुबह उठते ही भगवान सावरिया जी की तस्वीर देखती हूँ, घर से निकलती हूँ तो मम्मी पापा के पैर छूती हूँ। पढ़ा लिखा है नहीं, उनको जो बोल दिया एक बार हम हिंदू नहीं है, और उसके बाद में उनको आप भीड़ की भीड़ ले जा रहे हो। आप एक चीज बताओ, आप उनको ये कहो ना कि आप पढ़ो, आप आईपीएस ऑफिसर बनो, ये आप क्यों नहीं सिखाते उनको? धर्म से भटका रहे हो, क्यों भटका रहे हो भैया आप उनको? तो अगर रघुवीर जी इतने अच्छे कैंडिडेट थे तो पार्टी ने उन्हें क्यों नकारा? अब वो तो उनकी पार्टी जाना है, उनकी पार्टी तो अभी देखो ना आप, हर चीज पे उनकी पार्टी फ्री बैठी तो हर चीज पे धरना देने पहुंच जाते हैं वो सारे लोग, कोई काम ही नहीं है उनको। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलबेला शो। आज की जो शख्सियत है उनके लिए गुलजार साहब की 6 पंक्तियां आपके सामने गुनगुना चाहूंगा कि भीड़ में खड़ा हूं फिर भी तन्हा हूं, भीड़ में खड़ा हूं फिर भी तन्हा हूं, सियासत का ये नया तरीका है, जिसे देखो वही सत्ता की दौड़ में है, जिसे देखो वही सत्ता की दौड़ में है, कोई देश के लिए नहीं कुर्सी के लिए है, चेहरे सबके नए हैं मगर अंदाज वही है, कुर्सी बदली है किरदार वही है। जी हाँ, जब भी इन पंक्तियों को सुनता हूं तो एक युवा नेत्री जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, मॉडलिंग की दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम रखा है, आपके लिए बिल्कुल सटीक बैठती गुलजार साहब की ये कविता। जी, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है जया मीणा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जया मीणा जी, अब सबसे पहले तो प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं जी। अब तक के सफर के बारे में आप दर्शकों को बताएं कि अब तक का आपका जो सफर रहा है जी, पूरी जिंदगी का सफर, वो कैसा रहा है, बचपन कैसा बीता और यहाँ तक पहुंचने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना अभी तक आपने करा है। सबसे पहले तो आपकी चैनल को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ पे बुलाया जी। और अगर मेरे जीवन के संघर्ष की अगर आप बात करें तो उसको अगर एक वर्ड में मैं डिफाइन करूँ तो वो है मेहनत जी। क्योंकि बचपन मैंने यहीं पे उदयपुर की गलियों में गुजारा है और मतलब नर्सरी से 10th क्लास तक मैंने वर्धमान स्कूल है नॉर्थ सुंदरवास में, वहां पर अपनी पढ़ाई स्टडी की है। 11th 12th मैंने सेक्टर 4 जो गुरु नानक स्कूल है वहां से कंप्लीट किया है और उसके अलावा फिर
मैंने नीट का एग्जाम दिया, फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर की पढ़ाई की और अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है जी। और उसके अलावा सपनों की बात करें तो एक दिन मुझे यूं इस टीवी माते देखी रही कि 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड बनती है मानुषी चिल्लर और मेरे पिताजी उसको न्यूज चैनल पे देख रहे होते हैं और मेरा एक सपना होता है कि मेरे पिताजी ऐसे ही सुबह उठ के चाय पी रहे हो और मुझे टीवी में देखे, तो वो सपना मुझे आज यहाँ तक ले आया। आज आपके पिताजी का सपना पूरा कर दिया। बिल्कुल जी जी। चलिए देखो, मिस इंडिया बनी, आपने पूरे मेवाड़ का नाम रोशन करा, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। अब प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। मिस इंडिया से एमएलए तक का सपना, क्या ये सेलिब्रिटी टैग राजनीति में टिकट दिलाने का शॉर्टकट था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो एटलीस्ट जब मिस इंडिया की तैयारी कर रही थी तब भी मुझे मॉडलिंग के बारे में नहीं पता था। जब मैं मिस इंडिया बनके इंडिया को रिप्रेजेंट किया 132 कंट्रीज में और हमारे जो उदयपुर सांसद थे अर्जुन लाल जी मीणा, वो मुझे मोदी जी से मिलवाने के लिए लेके गए, तब मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिल रही थी तब मुझे उनके अंदर से एक ऊर्जा, मतलब इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई कि मुझे लगा कि नहीं, अगर ये हमारे लिए यहाँ पे बैठ के इतना सब कुछ कर रहे तो हमें भी जहां से, जिस क्षेत्र से मैं निकली हूँ उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहिए। या फिर आपने मोदी जी का फेम देखा, आपने कहा कि यार अगर मोदी जी कर सकते हैं तो जया जी। अगर आप जैसे बोल रहे कि मिस इंडिया से इसमें आना, तो मुझे अब तक टिकट मिल जाना चाहिए था। हो सकता है वक्त का इंतजार हो, मिल जाए। हाँ, जैसे कि आपने कहा ना कि मतलब ये सेलिब्रिटी वाला टैग लेके टिकट लेना, तो शायद अब तक मुझे दे चुकी होती पार्टी टिकट। जी। जब घर में कोई नेता नहीं था तो राजनीति में उतरना सेवा का जज्बा था या शोहरत का प्लान? सेवा का जज्बा। ये कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि देखिए, मैं एक आदिवासी तबके से आती हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड, वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था। वहां पे मतलब मेरे मिस इंडिया में जाने के लिए मारे गोड़े हील रा पया नहीं हा कि जो ड्रेसा पहने वंडा पया नहीं हा। मु कदी फ्लाइट में नहीं बैठी ही, जनिदान मु मिस इंडिया वणी आउट ऑफ इंडिया जाई रही ही जदी मु पहली बार फ्लाइट में बैठी ही। तो अत्रो सारो स्ट्रगल करीन जदी मु वटे पहुंची तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने जो स्ट्रगल किया है, हमारी आदिवासी बेटियों को वो सब स्ट्रगल नहीं करना पड़े। इसके लिए मेरे पास, मैंने एक चीज देखी कि पॉलिटिक्स में अगर आपके पास पावर है तो आप लोगों की सेवा इजी वे में कर पाओगे। अभी जब तक मैं एक समाज सेविका हूं तब तक मैं 2 जड़ा ने खाना खवाई सकूं। अगर मेरे पास कोई पावर होती है तो मैं उससे पूरे शहर को या पूरी विधानसभा को खाना खिला पाऊंगी, उनकी चिकित्सा के लिए मदद कर पाऊंगी, उनकी शिक्षा में मदद कर पाऊंगी, जो कि अभी आप देख रहे हैं मैं कर ही रही हूँ। जी, एक बात बताएं कि जिस समाज से आप आती हैं वहाँ आज भी कई कुरीतियां हैं, लोग काफी पिछड़ेपन में रहते हैं। हम कई बार खबरों के माध्यम से भी देखते हैं कि भाई आज आदिवासी समाज के किसी युवा के साथ ये धोखा हो गया। इन सबको दूर करने के लिए अगर जया जी को, मान लो कि आज आपको हम एक वरदान देते हैं, वरदान स्कूल से पढ़े आप, एक वरदान देते हैं हम आपको, अगर आपके पास ऐसा कोई वरदान हो कि इन सारी चीजों को दूर कर सकें, तो सबसे पहले अपने समाज को क्या मूल मंत्र देंगी और उनके लिए क्या बदलाव, पहला एक ऐसा बदलाव, भाई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव देंगी कि उनके जीवन स्तर के क्षेत्र में देंगी, क्या बदलाव करना चाहेंगी? सबसे पहला मेरा होगा शिक्षा। जी। शिक्षा इसलिए क्योंकि जब शिक्षा किसी व्यक्ति को मिलती है तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरे लिए मतलब जिस विधानसभा से मैं आती हूँ या जहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, लोग ये कहते हैं ये तो माणी वाली मीणा है, कोई नहीं है। तो मैंने शिक्षा प्राप्त की, तब जाके मैं आज इस स्टैंडर्ड में बैठी हूँ, इस तरीके से बात कर पा रही हूँ, इंग्लिश बोल पाती हूँ, सारी चीजें। तो अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा है तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेगा और हर तरीके से वो डेवलप होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में सबसे पहले शिक्षा को जिस तरीके से बढ़ोतरी दी जाएगी वो सबसे अच्छा रहेगा। जी। ठाणी वाली मीणा और माणी वाली मीणा में क्या फर्क है? ये लोगों का कहना है, मतलब मेरे लिए गुमराह करना लोगों को। तो वो ये कहते हैं कि या तो अति सुंदर है, आप ही तो काला पीला हान, और कहे कि या तो अति सुंदर अटे कटे कटेरी मीणा है, या तो जयपुर साइड री मीणा है। जबकि ये कहना बहुत गलत होता है। आप उनको ये सिखाइए ना कि जैसी जया मीणा है वैसे ही आप लोगों को बनना है, ऐसा। तो ये मतलब आपके विरोधियों की एक साजिश थी? हाँ, बिल्कुल साजिश थी। जी। क्या डॉक्टर जया मीणा सिस्टम को बदलने आई है या आप खुद सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं? सिस्टम को बदलने आई हूँ। ये कैसे? ये इस तरीके से होगा, जैसे आप
आप तो खैर मारू ज्यादा अनुभवी होगा, यहाँ पे जितने भी नेता है, ठीक है, उन सबको ऐसा है कि सबरे पग लागा, सबरे हुक्म करा, वो मुंह नहीं करी सकूं, पहली चीज तो। या दूसरी चीज, लोगों को वो गवारा नहीं है कि यहाँ माने ढोक लागवा क्यों नहीं आई, ये खुद के दम पे कैसे, जैसे मैं आज बोल सकती हूँ कि हाँ मैं खुद के दम पे चुनाव लड़ सकती हूँ, पर कोई तो गॉडफादर होगा ना। अब जैसे आपको पहली बार मेरी बात सुनी, मोदी जी से मिलाने लगे सांसद साहब, तो सांसद साहब एक जरिया तो बने ना, वैसे कोई ना कोई जरिया तो बनाना ही पड़ेगा, किसी न किसी को अपना गॉडफादर बनाना पड़ेगा। भाई मैं भी देखिए मैं सांसद साहब का तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है उन व्यक्ति की वजह से आया है, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा अर्जुन जी खुश रहे, स्वस्थ रहे, और फिर से वो एमएलए एमपी बने, ये मेरी दिल से इच्छा है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और जिस तरीके से मतलब मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो वो खुद के बलबूते पे पहुंची हूँ, सीख सीख के ठोकरे खा खा के पहुंची हूँ। अब इसमें अगर आप कहे कि मैं किसी एक को गॉडफादर बताऊं, तो वो मैं नहीं बता सकती जी। भाजपा में विचारधारा ज्यादा है या गुटबाजी? सॉरी, भाजपा में विचारधारा ज्यादा है या गुटबाजी? किस तरीके से आप ये क्वेश्चन मुझसे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बताऊं? मैं आपके अकॉर्डिंग ही बताना है, पॉडकास्ट आपका है, आपको क्या सुना है? विचारधारा कह सकते हैं हम लोग। किस विचारधारा से आप ज्यादा प्रेरित हुई? आपको नहीं लगता कि अभी आपके संगठन में जहां पर आप की पकड़ ज्यादा है, सलूम्बर इलाके में जी, वहां गुटबाजी भी चरम पर है? देखिए, अगर हम लोग ऊपरी स्तर से बात करें तो हमारी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता है वो बहुत सही तरीके से हमारी जो विचारधारा है उस पर हम सभी काम कर रहे हैं। लेकिन अब गुटबाजी तो ऐसा है कि मेरे को टिकट नहीं, मतलब एक लो भी बना ली गई है कि मतलब जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, जो अभी हमारी विधायिका है उनकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ था कि भाई आपने तो हमको वोट नहीं दिया, ऐसा उन्होंने कहा था प्रियंका जी ने कि आपने हमको वोट नहीं दिया। तो मेरा एक मानना है कि एक बार इलेक्शन खत्म होने के बाद पूरी सलूम्बर की जनता आपके लिए बराबर होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि वो आपसे उम्मीद रखेगी, आप उस कुर्सी पे आप बैठे हो, ना कि कोई और बैठा है। आप ये नहीं कह सकते वोट, अरे उसने वोट दिया हो नहीं दिया हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो ये घूटबाजी तो हाँ वहां पे चलती है, जैसे अमृत जी की अलग है, नरेंद्र जी की अलग है, लेकिन आप मेरे बारे में कभी नहीं सुनेंगे कि मेरा कोई घूट है या ऐसा कुछ। मेरे लिए सलूम्बर की पूरी जनता बराबर है। तो मतलब आप इनमें से किसी के साथ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सल्तनत अलग ही है। अलग नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन मैं सलूम्बर का विकास करने के लिए आई हूँ, ना कि घूटबाजी। मतलब मैं जनता के साथ खड़ी हूँ। हाँ, मैं किसी गुटबाजी में नहीं, मैं किसी गुटबाजी में नहीं हूँ। एक बात ये भी कही जा रही है कि भाई आपको जो ये पद मिलता है जी, वो आपको आपकी मेहनत से नहीं, सिफारिश की वजह से मिलता। किसने सिफारिश की बताओ? क्या ये आरोप झूठ है या आधा सच? बिल्कुल झूठ है। किसने कहा, किसने सिफारिश की बताओ मुझे। अभी इस इलेक्शन में मुझे जिला मंत्री बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि मुझसे डर था, मैं इलेक्शन लड़ती तो हार जाते इलेक्शन। हाँ, हकीकत है ये, मुझे पद दिया गया। अभी वापस से लिस्ट चल रही है कि जिसमें मेरा नाम बोल रहे कि नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे पद इसलिए दिया गया कि भाई जया तुम चुनाव मत लड़ो, अपन चुनाव हार जाएंगे। तो ये कहा गया था मुझे, किसने सिफारिश की बताओ? मतलब दया के ऊपर किसी ने नहीं की दया? नहीं, अरे दया, मेरे को दया की जरूरत ही नहीं है। मैं लोगों की सेवा करने आई हूँ, मेरा मन है और मैं बिल्कुल लोगों की सेवा करती हूँ। भाजपा चीजों को मैनेज करने में ज्यादा विश्वास रखती है? हाँ, मुझे तो मैनेज ही किया गया था जी इस टाइम पे। लेकिन मैंने ये भी सोचा, क्योंकि मैं राजनीतिक से हटकर भी सोचती हूँ, क्योंकि अगर ऐसी जैसे हम स्वर्गीय अमृत जी चले गए, अगर ऐसा हमारे घर में भी होता तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, उनकी एक बार अगर वो जिंदा भी होते तो उन्हीं का टिकट था, तो मैंने उनकी वाइफ का साथ भी दिया और इलेक्शन हम जीते भी हैं। उसी से लगता हुआ एक सवाल है, भाजपा जिसे परिवारवाद का अड्डा कहती थी जिस पार्टी को, वही गलती सलूम्बर में खुद क्यों दोहरा रही है? हाँ, ये तो हुआ है, परिवारवाद किया गया है। जैसे कि अभी जैसे बात चलती है कि नरेंद्र मीणा को टिकट मिलना चाहिए था। मेरे लिए ये कहा जाता है कि ये तो नहीं आई है। अगर मैं नहीं आई थी तो नरेंद्र मीणा को टिकट दे देते उपचुनाव में, क्यों नहीं दिया? आप बताओ क्यों नहीं दिया? उसके बाद मैं टिकट मांगती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है अभी तो तुम जवान हो, युवा हो, अभी बहुत टाइम पड़ा है। अरे तो जवान है जब तो काम कर सकते हैं, बूढ़ों को बिठाएंगे क्या? तो अभी आप देखो विकास कहाँ है सलूम्बर में।
आपके जो भी विधायक महोदय हैं उनसे मैं पिछला जो एक इंटरव्यू लेने गया था तो मैंने उन्हें कहा था कि मैडम एमएलए की फुल फॉर्म ये होती है। हाँ हाँ। मैंने उन्हें बकायदा बताया कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैं आपके इंटरव्यू 5 मिनट चले, 7 मिनट चले, 10 मिनट चले, इस दरमियान में या इंटरव्यू खत्म होने के बाद वापस पूछूंगा तो आपको मेरे को बताना है। और सारी चीजें ऑन कैमरा हुई, उसके बावजूद वो नहीं बता पाए। हाँ। अब ऐसे व्यक्तियों को अगर हम सीट पे बिठाएंगे, फिर उनके परिवार वाले जब जनता को कहते हैं कि तेने हमको वोट नहीं दिया, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और अगर उस पार्टी के आपको सदस्य होना पड़ रहा है, ये पोजीशन कितनी घातक है। जनता के सामने जब आंख मिलाने जाएंगे तो फील्ड पर तो आप लोग जाएंगे, बिल्कुल, तो लोग आपसे भी शिकायत करते होंगे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। मुझे कॉल आते हैं कि मैडम हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया गया, ये वो, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से अगर आपको बुरा लगा है, क्योंकि है तो हम सब एक ही परिवार के। लेकिन हाँ, जहां तक ये चीज है, ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच जब हम जाते हैं, तो मैं जब स्टार्टिंग में फील्ड में गई थी तो मुझे उनका घना ही नेता आवे हमरा जी 4 दान वोट मांगिन गया है, कई वे गयो, कौन सा रोड बन गया हमारे, कौन सी हमारी झील का पानी हमारे तक आ गया, या कौन सी अब स्कूलों की, अब अभी झालावाड़ में जो हुआ वैसी स्थिति हमारे आदिवास की, सॉरी यहाँ पे सेमाल के पास में एक स्कूल है, वहां पे ऐसा है। तो सरकार हमारी है, काम करना चाहिए। देखिए, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो काम करने वाला व्यक्ति वो काम ही नहीं करना चाहता। ये लोग आगे तक चीजें पहुंचा ही नहीं रहे। इतनी सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए इतना सारा बजट आता है, तो वो क्यों नहीं सलूम्बर तक पहुंचता। कभी आपने इस विषय में बात करी मैडम से, शांता देवी से? नहीं, मैंने उनसे कभी बात नहीं करी, क्योंकि मुझे, देखिए मैं खुद बताती हूँ, अभी इस इलेक्शन में मैंने उनका साथ दिया, लेकिन जो एक लॉबी उन्होंने क्रिएट कर रखी है, जो 4-5 जने हैं, वो हमेशा, मतलब मैं स्टेज पे बैठी हूँ तो भी वो लोग मेरा नाम नहीं लेते। अच्छा। कि जनता नहीं जान पाए, लेकिन मेवल क्षेत्र उनको पता था कि जया मीणा के फेवर में वहां की जनता है, तो इसको साथ रखना ही पड़ेगा, तो भी उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन वहां की जनता मेरे जाते ही बोल देती जया मीणा जी आ गई, मैडम आ गए, ऐसा। तो वो उनको रियलाइज हो रहा है कि हम जिस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे, वो जनता ऑटोमेटिक ले रही है। तुम लाख छुपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 4-5 जनों की जो लॉबी है, वो का बहुत लोभी है वो। मैं उनको नहीं मानती, क्योंकि मुझे लोभी है क्या, वो लालची है क्या? लालची होंगे तभी लोभी में है। जी। अच्छा, अगर भाजपा ने दरवाजा बंद किया, हाँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में आप राजनीति कर रही हैं वहां पर, जी जी, मान लीजिए कि अगली बार भी अगर शांता देवी को टिकट दे देते हैं, तो बात ऑब्वियस सी बात है कि भाई एक व्यक्ति कितनी बार, हाँ, अपने आप को उसी पोजीशन से वापस ओवरकम करेंगे। आप भी करेंगे, नरेंद्र जी भी करेंगे। तो क्या किसी और पार्टी में जाना पॉलिटिक्स है या प्रिंसिपल से पलटना? देखिए, पहली चीज तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2028 में मैं चुनाव लड़ूंगा और डंकारी चोट पे चुनाव लड़ूंगा। और आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है, वैसे तो मुझे मेरी पार्टी, जिस पार्टी में मैं हूँ, मुझे विश्वास है कि वो मुझे टिकट देगी और आने वाले समय में मैं अच्छा काम भी करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मैं उस समय बताऊंगी, उस समय जो मेरी जनता कहेगी, क्योंकि जो मेरा स्वाभिमान है वो सलूम्बर की जनता का वोट का स्वाभिमान है। मेरा झुकना मतलब सलूम्बर के वोट के, जनता का वोट का झुकना होगा। जी जी। तो झुकेगा नहीं साल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि आज अशोक जी को धन्यवाद दे दो पहले तो। क्यों? गहलोत साहब को। किस लिए? सलूम्बर जिला देने के लिए। मैं खुद गई थी उनको बोलने कि हमारे सलूम्बर को जिला बना दीजिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आज ही बना दूं, आज ही घोषणा कर दूं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, कर दीजिए। और उसके 4 दिन बाद हो भी गई थी, तो मैंने उनको पर्सनली थैंक यू भी कहा था। आपको धन्यवाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं जनता की सेवा के लिए हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन हमारा सलूम्बर जिला बना, इसके लिए वहाँ की जो जिला समिति है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। किस लीडर को पसंद करती हैं? पर्सनली बताऊं तो दिव्या मदेरणा। मैंने दिव्या नाम मत लिया करो। क्यों? दिव्या से मिलता जुलता नाम मत लिया करो। बट पर्सनली मैं उनको पसंद करती हूँ, जिस तरीके से वो राजनीति करती है, जिस मतलब प्रिंसिपल से वो राजनीति करती है। आई लव दैट। अशोक जी? अशोक गहलोत अच्छे हैं, पुराने नेता हैं, बड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी तो गॉड है हमारे। और राजस्थान में बीजेपी में कोई? वसुंधरा राज। वसुंधरा राज। और मैं उनको पर्सनली फॉलो भी करती हूँ और मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। कभी मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल हुई है। जी।
क्या भाजपा में महिलाओं को सिर्फ पोस्टर फेस बनाया जाता है, नेता नहीं? दिव्यानी जी के नाम से वोट लेने हैं पर दिव्यानी जी को मौका नहीं देना है, ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखिए भारत का जो सर्वोच्च पद है वहां पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी विराजित है। उसके अलावा भारत की आर्थिक स्थिति देखिए एक महिला के हाथ में अच्छा, है। आपको एक चीज का इल्म है कि नहीं कि भाई भारत के अंदर संविधान में आरक्षण दे रखा है, तो बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ उनको नहीं चाहते हुए भी लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर ये आरक्षण नहीं होता और मान लीजिए कि उन्हें नहीं लगता कि यार आदिवासियों के वोटों को भी लुभाने की आवश्यकता है, तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी को मौका देते मोदी जी? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि आदिवासी बेटियां आगे नहीं बढ़ रही है, आज से शायद 2017-18 की बात कर रही हूँ, जब ये कहा जाता था कि आदिवासी बेटियां आगे नहीं है, तो मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लाइव एग्जाम्पल में आपके सामने बैठी हूँ। और उसके अलावा द्रौपदी जी मुर्मू भारत के सर्वोच्च पद पर है। उसके अलावा आप देखिए कि हर एक क्षेत्र में हमारी आदिवासी बेटियां आगे बढ़ रही है। आप देखिए IAS ऑफिसर्स है और ब्यूरो गेट्स में भी आप देख सकते हैं। आप कई बार हमने जब आपसे बात भी करते हैं तो आप कई बार जयपुर होती हैं, कई बार दिल्ली होती हैं। जयपुर साइड के जो मीणा समाज के लोग हैं, जो SC ST समाज के लोग हैं, वहां के लोगों में और यहाँ के लोगों में क्या वाकई में कोई फर्क दिखता है आपको? उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा है? हमने राजस्थान में जब भी कहीं पोस्टिंग होती है तो अधिकांश जो पोस्टिंग होती है वो जयपुर साइड के मीणा लोगों की ज्यादा होती है बनस्पत के, जबकि आरक्षण का लाभ दोनों को मिला हुआ है। फिर क्या कमी रह रही, क्या उसको सुधारने के लिए कभी कोई योजना बनाई आपने? बिल्कुल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा NGO है राहत द हेल्पिंग हैंड। सर अगर बात करें तो बात क्या हो जाती है कि उस तरफ की मीणा और यहाँ की मीणा में बिल्कुल डिफरेंस दिखता है। वहां के जो लोग हैं, मतलब वहां पे एक सराउंडिंग ओरा होता है कि आपको IPS ऑफिसर बनना ही है, आपके बड़े पापा के लड़के IPS ऑफिसर है, आपको भी बनना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सर, समूह में जाके लोन ले लेते हैं, उन लोन को चुकाते चुकाते उनकी जिंदगी निकल जाती है, फिर उनके बच्चे भी उसी तरीके से चलते हैं। यहाँ की आदिवासी क्षेत्रों में आप जाके देखो, जब मैं पहली बार गई थी सैनिटरी पैड का नहीं पता है उनको कि सैनिटरी पैड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं किसी कास्ट वाइज या समाज वाइज बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो बड़े मतलब पैसे वाले हैं ऐसे, तो वो हमारे लोगों की चांदी रख लेते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा दे देंगे कि भाई हमारी बेटी की शादी है, तो वो चांदी गिरवी रख के पैसे ले आते हैं। अब वो चांदी तो जीवन भर में कभी आनी ही नहीं है वापस, ठीक है। तो इस तरीके से वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जब वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो सोचते हैं कि नहीं, जो माँ बकरियां सराई ना तो सभी बकरियां सराई, तो वो डेवलपमेंट नहीं चाहते। आप देखिए कि चाहे इधर का बच्चा हो चाहे जयपुर का बच्चा हो, आप पढ़ाई कीजिए IAS ऑफिसर बनेंगे। आप देखिए कुछ कुछ बांसवाड़ा डूंगरपुर की महिलाएं हैं जो IPS ऑफिसर बनी हैं। तो वो हमारे सराउंडिंग जिस ओरे में हम लोग रहते हैं, तो उसके लिए मैंने बदलने के लिए मेरा जो मेन प्रोजेक्ट है वो वुमेन हाइजीन प्रोजेक्ट है। कुपोषित बच्चों के ऊपर मैं काम कर रही हूँ जिनको पौष्टिक खाना मिल सके। जी जी। जनता कहती है डॉक्टर जया मीणा जो है अफसरों की भाषा बोलती, जनता की नहीं। क्या वाकई में जमीन से कटी हुई नेता है? ऐसा किसने कहा? मैं उठी जमीन से हूँ। आरोप है। तो मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि आप बताओ, मैं तो उठी आप लोगों के बीच में से हूँ, तो मैं अफसरों की भाषा कैसे बोलूंगी? मैं आप लोगों के हक के लिए लड़ती हूँ। तो वही हक के लड़ते लड़ते क्या होता है कि आप जनता की तो बात लेके जाते हैं, पर जब वापस आते हैं तो फिर आप अफसरों की बात जनता पर थोप देते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करती हूँ कि हर एक मुद्दे को उठा के अपनी राजनीति सेकूं। तो जहां पे जो चीज सही होती है वो कहना मुझे सही लगता है। हर चीज में राजनीति करना भी सही नहीं है। राहत मिशन समाज सेवा का मंच है या राजनीति की सीढ़ी? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा जो मन है वो मतलब स्टार्टिंग से सेवा का भाव रहा है। अगर मैं राजनीतिक तौर पे आती तो अभी तो 5 साल बाकी है, अभी मैं क्यों काम कर रही हूँ? अगर मेरा ऐसा ही कुछ होता तो मैं लोगों को जीवित रखने के लिए, राजनीतिक रूप से जीवित रखने के लिए नहीं, सेवा की जगह होती है। और राजनीति मैं हमेशा, ये आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, मैं जो राजनीति करूंगी वो हमेशा उसूलों वाली राजनीति करूंगी। पक्की बात है? पक्की बात है। प्रॉमिस है? प्रॉमिस। ऑन चैनल वादा है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आपने वादा करा कि 2028 का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ूंगी। बिल्कुल। क्या ये सच है कि आपके काम कैमरे के लिए होते हैं, जनता के लिए नहीं?
मेरे को ऐसा लगता है कि आज अभी हमारा इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है तो ये आप कल दिखा पाओगे ना चैनल पे, तो जो हकीकत में होता है वही वहां पे दिख रहा है। वाह यार, ये तो जवाब हमने सोचा ही नहीं है। गजब। दिव्यानी कटारा बनाम जया मीणा, क्या ये भविष्य की तस्वीर है या फिर सिर्फ लोगों की कल्पना? पहली चीज तो मुझे ये बताइए कि दिव्यानी कटारा कौन है जिससे आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं? ये आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, कौन है दिव्यानी कटारा? नहीं, मैं नहीं जानती। वो भी आपकी तरह ही मॉडलिंग की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आए हैं। अच्छा। कांग्रेस का एक बड़ा नाम है, अभी हाल ही में मैंने तो खैर सुना नहीं है कांग्रेस में ऐसा कोई नाम। विवेक कटारिया जी का सुना है, रघुवीर सिंह मीणा का सुना है, रेशमा मीणा का सुना है, अर्जुन बामनिया जी का सुना है। ये कोई नाम मैंने सुना नहीं कभी। सुना ही नहीं? बिल्कुल नहीं सुना। तो मतलब सब लोगों की कल्पना ही झूठी है। अब कल्पना तो लोग कर ही सकते हैं, कुछ भी करो कल्पना। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जी। तो मतलब किसी नहीं, मैं बिल्कुल निजी तौर पे आप किसी को जानते नहीं? नहीं जानती मैं। कभी मुलाकात भी नहीं हुई? नहीं। सलूमर में टिकट योग्यता से मिलता है या जाति से? देखिए, अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो हमारी सलूमर विधानसभा में सबसे ज्यादा हमारी जाति जो है मीणा जाति है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे जो कौम आती है वो डांगी समाज आता है। उसके बाद राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, 36 कौम हमारे सलूमर में है। तो राजनीतिक मतलब वो जाति के हिसाब से तो टिकट मिलता नहीं है। रही बात योग्यता की, अगर योग्यता से टिकट मिलता तो शायद उपचुनाव में मुझे मिलता। नहीं तो फिर जाति से भी नहीं मिल रहा है, योग्यता से नहीं मिल रहा है, फिर मिलेगा किससे? अब देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि आपके परिवार में कोई, हाँ, किस्मत। आप देखिए हैं कि टिकट में नाम किसका चल रहा था और शांता देवी जी बन गई, तो इसको किस्मत ही कहते हैं। शांता देवी तो चलो अब यार वो अर्जुन जी की वजह से, अमृत जी की वजह से एक तो इसको मैं किस्मत ही कहूंगी ना। और अगली बार भी अगर किस्मत ने इसी तरह का धोखा कर दिया तो? नहीं, अगली बार तो किस्मत से छीनना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में कौन कुर्सी देने बैठा है। सही बात है। तो क्या ये मानती हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की कोई जगह नहीं है राजनीति में? सोशल इंजीनियरिंग, जातिगत समीकरण? नहीं, मतलब वो देखिए, वो एक जगह पे होता है, ठीक है। और हमारी जो विधानसभा है वो तो एसटी रिजर्व्ड है, तो वहां पे मीणा को ही मिलना है। हाँ, वो तो मिलना है, पर हाँ, नहीं होता है। जैसे आप देखिए हमारे दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी में देखेंगे तो वहां पे जाति समीकरण के हिसाब से दिया जाता है टिकट। बाप पार्टी की लहर, क्या यह भाजपा के सेफ जोन के अंत की शुरुआत है? देखिए, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। आने वाले समय में मतलब देखो, हर किसी का जो जितनी जल्दी से जाता है वो उतनी जल्दी से वापस भी आता है। ऐसा क्यों? तो फिर भाजपा भी जितनी जल्दी जरी उतनी जल्दी जाएगी। हम तो मेहनत से आगे बढ़े हैं। तो वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत एक अलग चीज हो जाती है। आप आज हमारे युवाओं को गुमराह करके अगर आप कोई सीट ला रहे हो, आप कह रहे हो कि हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, तो ये बात कहाँ से आ जाएगी? माँ तो सुबह, मैं एक आदिवासी महिला हूँ, मैं सुबह उठते भगवान सावरिया जी की तस्वीर देखती हूँ, घर से निकलती हूँ तब मम्मी पापा के पैर छूती हूँ। तो आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हालांकि मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहूंगी, और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे भाई बहनों को गुमराह कर रहे हैं तो हम बड़ी जल्दी उनको लाइन पे ले आएंगे। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना, अब यार ये तो पब्लिसिटी पाने की बात हो गई। अगर आप मोदी जी को अच्छा बोल रहे हो, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, अगर आप मोदी जी को कुछ गलत बोल देंगे तो आप फेमस हो गए। मतलब तो फेमस फेमस होने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और फटाफट आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ, ये नहीं होता है। आप युवा देखिए, आप पहली चीज बताइए, हमारे आदिवासी क्षेत्र में युवा जो है वो आर्थिक रूप से वैसे ही मजबूत नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं। उनको जो बोल दिया एक बार हम हिंदू नहीं है, और उसके बाद में उनको आप भीड़ की भीड़ ले जा रहे हो। आप एक चीज बताओ, आप उनको ये कहो ना कि आप पढ़ो, आप आईपीएस ऑफिसर बनो, ये आप क्यों नहीं सिखाते उनको? धर्म से भटका रहे हो, क्यों भटका रहे हो भैया आप उनको? मुझे बताओ। मैं आज एक महिला हूं, आप जितने भी युवाओं को लेके जा रहे हो उनको आप आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाने का काम करो ना। हमारी भाजपा मजबूत बनाने का काम कर रही है, शिक्षा के उसमें आगे ले जा रही है। आप क्या कर रहे हो? आप बस भेड़ चाल चला रहे हो, हमारे पीछे चलो, हमारे पीछे चलो। उससे क्या हो जाएगा? क्या होगा इन फ्यूचर? क्या होगा आप बताओ? अगर वो विधायक बन भी जाते, ठीक है, क्या विकास करेंगे वो? ये विकास करेंगे कि हम भगवान को नहीं मानते, तो फिर धूणियों पे क्यों जाते फिर रहे हो आप? बताओ, क्यों सिर पे तिलक लगा रहे हो? क्यों अपने जहां पे वो कहीं जा रहे तो उनकी पूजा आरती करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? आप तो मानते ही नहीं हो भगवान को। बाप पार्टी कितनी घातक मानते हो? मैं तो नहीं मानती कोई घातक है।
बस ये लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई अगली बार तो बाप पार्टी रहेगी, ऐसा वैसा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर जया जी आ गए तो फिर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ भाजपा से, तो आप ये मान लो मेरा कंपटीशन बाप पार्टी से तो नहीं होगा, कांग्रेस से मैं करूंगी कॉम्पीट, बिल्कुल। कांग्रेस में किसको कॉम्पिटिटर मानती हैं, मतलब रघुवीर जी को मानती हैं कि रेशमा जी को मानती हैं? रघुवीर सिंह मीणा। रेशमा जी नहीं, नंबरिंग देनी हो तो फर्स्ट रघुवीर सिंह मीणा। वो राजनीति जो 10 करते में से हैं, अगर रेशमा जी को नंबर देना हो तो कितने नंबर? उनको -2। हाँ, हकीकत में मैं नहीं डरती किसी से भी। अगर इस बार रघुवीर जी को टिकट मिला होता तो क्या चुनावी समीकरण अलग होते? चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हमारे सलूम्बर में जिस तरीके से लोगों के बीच में से अमृत जी का जाना, तो उनका जो एक कॉम्पिटिटर मान सकते हैं हम, वो रघुवीर जी को मान सकते हैं। मतलब एक बार के लिए जो नहीं वे कि नहीं मामा हूँ काणू मामा ही चाले, वह वाली बात है, बाकी कहीं नहीं है। तो अगर रघुवीर जी इतने अच्छे कैंडिडेट थे तो पार्टी ने उन्हें क्यों नकार दिया? अब वो तो उनकी पार्टी जाने, उनकी पार्टी तो अभी देखो ना आप, हर चीज पे उनकी पार्टी फ्री बैठी तो हर चीज पे धरना देने पहुंच जाते हैं वो सारे लोग, कोई काम ही नहीं है उनको। अगर जनता ने भाजपा को नकार दिया तो क्या कहेंगी? आप मानेंगी कि नेता नहीं अहंकार हारा है? मतलब कैसे नकार दिया? जनता अगर भाजपा को नकार देती है तब तो ये मानेंगी ना आपके भाई नेता नहीं अहंकार आ रहा है, क्योंकि भाजपा जिस अहंकार में सत्ता के नशे में चूर है, जिस तरह से आपकी विधायक की पुत्री भी आप गलत कह रहे हैं, चमका रही है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमारी जो पार्टी है वो, हमारा जो एक मतलब कह सकते हैं आरएसएस से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। वो हमें ये सिखाती है कि कभी भी सत्ता का रोप नहीं करना। हमारी सत्ता है तो हम काम कर रहे हैं लोगों के लिए, ये इसको अहंकार कहना और ये बिल्कुल मैं सही नहीं मानती। लोगों को चमका रहे हैं जो भी, तो आपके लोगों के नेता ही कर रहे हैं। क्या चमका रहे? कहते हो हमारा वोटर नहीं है, तेने हमको वोट दिया क्या? अरे वो देखो, वो व्यक्तिगत रूप से आप कह सकते हो, ठीक है, वो मैं वही कह रही हूँ ना कि वो उनमें इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। आप देखिए कि हमारी सरकार जो है, चाहे वो मोदी सरकार है, चाहे वो भजनलाल जी की हमारे राजस्थान में सरकार है, तो वो महिलाओं के लिए काम कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। तो इसको अहंकार कहना तो बिल्कुल मैं नहीं मानती इसको। जो नेता अहंकार में डूबे में हैं, हाँ, उनको तो देखो सही टाइम पे ठिकाने आना ही पड़ता है, फिर सही टाइम पे ठिकाने आना पड़े। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न है और सभी जनता भी जानना चाहती है जी कि जया मीणा जी शादी पहले करेंगी या विधायक पहले बनेंगी? देखो, वो आपने बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताती हूँ। शायद ये क्वेश्चन मुझसे कभी किसी ने पूछा भी नहीं है। मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे पिताजी पहले इतने फ्रीडम माइंड के नहीं थे। और पापा, आप भी सुनना इस चीज़ को इस चैनल से कि मैंने उनसे ऐसे ही, वो दिन में खाना खाने आते हैं तो ऐसे ही बैठ के मैंने उनसे बात की कि पापा मुझे पहले मिस उदयपुर बनना है, फिर मिस राजस्थान बनूंगी और फिर मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड बनूंगी मैं, और कभी भी आपका नाक नीचे नहीं करूंगी और हमेशा आपको प्राउड फील कराऊंगी। तब मेरे पापा ने ये कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये सब क्या होता है, लेकिन हाँ तू जो करना चाहे तू कर। तो अभी भी जब मैंने पापा को बोला पापा मुझे टिकट नहीं मिला और ऐसा, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये राजनीति है और राजनीति में अलग अलग तरीके के प्रत्यारोप सब चीजें होती है, तो तू डरना मत कभी भी, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और अभी भी उन्होंने मुझे ये कहा कि 2028 में मेरी बेटी चुनाव लड़ेगी, मेरी बेटी विधायक बनेगी, उसके बाद मैं उसकी शादी करवाऊंगी। तो उसके बाद ही होगी शादी? बिल्कुल। मतलब जीवन उसके बाद है? बिल्कुल। पहले विजय सबने एक साथ जीवन करावा, दो बार जीवन करावा। ठीक है। तो अब एक बार होता है कि घर में सबसे ज्यादा जो मतलब एक होता है ना कि भाई किससे ज्यादा अटैच हो, भाई बहनों से ज्यादा अटैच हो कि पापा से हर बात शेयर कर सकते हो कि मम्मी से कर सकते हो? पहले मैं बहुत मतलब डरती थी, जब तक मैं राजनीति में नहीं आई थी तो मैं सिर्फ मम्मी मतलब पापा को बताती थी। मम्मी थोड़ा डराती थी क्योंकि पापा नहीं डराते, तो मम्मी की मार भी मैंने बहुत खाई है। फिर उसके बाद जैसे मैं राजनीति में आई तो मैं हर एक चीज मेरी मम्मी से शेयर करने लगे, क्योंकि जहाँ पे मेरे पापा नहीं खड़े होते वहां पे मम्मी आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरी बेटी को करने दो। जैसे कि अभी राजनीति में भी कितने सारे प्रत्यारोप लगते हैं, लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो मेरी मम्मी बोलती है मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे, मैं जाऊंगी उनसे लड़ने, कौन क्या बोल रहा है तेरे को, क्यों दुखी हो रही है तू, मतलब ऐसे तो वो हमेशा खड़ी रहती। तो अभी के टाइम में मैं मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ।
जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं यहाँ पर महिलाओं को अभी भी उतना सम्मान जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। जी। ऐसे में राजनीति करना, वो भी बिल्कुल पुरुष प्रधान है राजनीति आज की तारीख में, ऐसे में अपने आप को इस्टेब्लिश करना, और सबसे इजियर चीज क्या होती है कि सामने वाले पे आरोप जड़ दो। बिल्कुल। और महिलाओं पे कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो उनके व्यक्तिगत होते हैं, जिनसे मतलब बहुत सारी चीजें इफेक्टेड हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ तक स्पॉइल हो सकती है। महिलाओं के लिए कितना राजनीति में कितना कठिन चुनौती, ये आप ही ज्यादा अच्छी तरह बता सकती हैं। बिल्कुल, मैं ये चीज फेस करती हूँ, और मैं सबसे पहले तो जितनी भी राजनीति में महिला है ना उनको कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि पुरुष तो कहीं नहीं गए हुए, महिलाएं आपस में अरे वाह आएगी, अरे वाह आएगी, जया मीणा आएगी, मतलब आपस में उन लोगों ने मेरा नाम सुना हुआ है, लेकिन जब मैं किसी जगह एंटर्ड करती हूँ सबकी नजरें यूं ऐसे, मतलब कि अरे वाह आएगी वाएगी। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप भी उसी स्थिति में खड़ी हो, आप भी वहीं खड़ी हो जहाँ पे मैं आके खड़ी होने वाली हूँ। तो पहले आप अपनी मेंटेलिटी चेंज करो। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले हम बीजेपी कार्यालय बैठे थे, पुष्कर जी भाई साहब सब जगह बैठे थे, तो वहां पे एक महिला थी, उसने ये बोला कि हम तो सोशल मीडिया पे भाई साहब कम रहा, मैं तो धरातल पे ज्यादा रहा। तो मैडम आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो धरातल पे करेंगे वो सोशल मीडिया पे आएगा, और आज का जो जमाना है वो डिजिटल जमाना है। अगर मुझे मेरी बात आज मोदी जी को घर घर लोग जान रहे, कैसे जान रहे? डिजिटल की वजह से जान रहे। तो महिलाओं को सबसे पहले चेंज होना चाहिए, महिलाओं को दूसरी महिला का सपोर्ट करना चाहिए। और उसके अलावा देखिए कि हर जगह फेस करना, अब मैं मॉडलिंग करियर से इस करियर में आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ती है। लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं, मैं सुनती भी हूँ, कमेंट्स भी करते हैं और सारी चीजें, लेकिन जया मीणा को हराना और जया मीणा को डराना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को और सलूम्बर की जनता को? बिल्कुल, सबू पहला तो सलूम्बरी जनता ने अटू ढोग लागू हूँ, और आपने धन्यवाद दूं कि आप लोगों का मैंने अतरो प्रेम दी दो, अतरो आशीर्वाद दी दो कि आज मैं अटे बैठीन सलूम्बर रे नाम उजाणी जई रहूं हूँ, और सलूम्बर रे व्यक्तित्व बातें, और मारा प्राण जतरक मारे मन में है, मारे शरीर में मारा प्राण है, जब तक मैं सलूम्बर री जनता वाते लड़ूंगा और आप रे हका वाते लड़ूंगा। और आपकी जितनी भी ऑडियंस है उससे भी ये कहना चाहती हूँ, प्लीज इनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी जैसी महिला है जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचती है, उनको प्रमोट करते। तो मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूंगी। तमाम बोलो ना फॉलोअर को हमारे सब्सक्राइब करें। अरे तो मुंह वीडियो ना को वस्तरी फॉलो कर दे, विस्तरी कर देगा। तो ये थे जया जी मीणा, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात यहाँ पर करी है, और साथ ही में इन्होंने कहा है कि 2028 का वक्त मुकम्मल है जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, और शादी के लिए भी बिल्कुल पहली बार एक्सक्लूसिव टीवी पर इन्होंने बोला है कि पहले विधायक बनेंगी फिर शादी ये करेंगी। बिल्कुल। और जया मीणा जी की बातें आपको कैसी लगी? और दिव्यानी जी कटारा के सवाल पर इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मैं किसी दिव्यानी कटारा को नहीं जानती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य की तस्वीर आखिर क्या होगी। बहरहाल आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।